हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज ए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक होता है। बिल्कुल कहने का मतलब ये है कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के बाद ही आप रिएक्शन मैकेनिज्म या फिर आगे जो भी फर्दर रिएक्शंस जो आप सीखेंगे वहाँ जा सकते हैं। बेसिक्स से बिल्कुल बेसिक्स का मतलब क्या है, देखिए हम बताते हैं आपको। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, जब भी हम कोई ऑर्गेनिक में रिएक्शंस कराते हैं तो रिएक्टेंट पे अटैक होता है। या तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है या फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। जब ये अटैक करते हैं तो अटैक करने के दौरान, ठीक है, रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट कौन से होंगे आप बोल सकते हो, हाइड्रोकार्बन होगा या उसका डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो जब भी उसका लीविंग ग्रुप निकलता है, ठीक है, लिविंग ग्रुप निकलता है तो वहां पर एक स्पीसीज बन जाती है, या तो कार्बोकेटाइंस या कार्बोएनाइंस या फिर कार्ब रेडिकल्स। ये जो स्पीसीज बनती है ये एज ए इंटरमीडिएट्स कहलाते हैं आपके। और ये इंटरमीडिएट्स जितने ज़्यादा स्टेबल होंगे उतनी ही रिएक्शंस की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक रिएक्शंस में अगर इंटरमीडिएट्स बनते हैं तो उस इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी ही डिफाइन करेगी उस रिएक्शन की रिएक्टिविटी को। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को उन्हीं इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी सीखनी है कि स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन करेंगे, कौन सा इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा इंटरमीडिएट कम स्टेबल होगा, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पॉइंट्स आप लोगों को पढ़ने हैं मैं बता देता हूं। सबसे पहले आइए आपको बताते हैं, इसमें सबसे पहले आप लोगों को इफेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, इफेक्ट्स में इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और उसके बाद हाइपरकंजुगेशंस, ये तीनों इफेक्ट्स आपको इसमें पढ़ने हैं। इफेक्ट्स जब कंप्लीट हो हमारे तो हम स्टेबिलिटी फैक्टर देखेंगे। स्टेबिलिटी फैक्टर का मतलब है उन इंटरमीडिएट्स को ये जो इफेक्ट है वो कैसे स्टेबल करेंगे, तो वो हम सब चीजें देखेंगे इसके अंदर। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वे होगा इसमें एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। ये आप कह सकते हो रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के अलावा एक पॉइंट और ले रहा हूं मैं, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, जिसपे क्वेश्चंस काफी पूछे आते हैं। तो कहने का मतलब ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको आगे बढ़ना है रिएक्शन मैकेनिज्म या उससे आगे और, तो आपको जीओसी को पार करना ही पड़ेगा, जीओसी पे कमांड लेना ही पड़ेगा। जीओसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मैं आप लोगों को बेसिक्स पे लेके जाता हूँ। सबसे पहले इफेक्ट्स पढ़ें। इफेक्ट से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये इंटरमीडिएट्स जो मैं बात कर रहा हूँ वो होते क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं। ये देखिए, मान लीजिए मैंने कोई हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव लिया। हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव का मतलब है कि उस हाइड्रोकार्बन से, ठीक है, या तो कोई हैलोजेंस या फिर OH ग्रुप या फिर सल्फर वाला ग्रुप या XYZ कोई भी ग्रुप हो सकता है। ठीक है, अगर वो अटैच है यहाँ पे, उस ग्रुप को मैं अभी जेड बोल देता हूँ। ठीक है, ये कोई हाइड्रोकार्बन जेड ग्रुप लगा के तो ये इसका डेरिवेटिव बन गया। ठीक है, और रिएक्शंस के दौरान, ठीक है, अगर कहीं ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है और आप ये सोचिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ कार्बन की ज्यादा है किससे, जेड से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कार्बन की ज्यादा है जेड से, तो ये आपको दिख रहा होगा ये कौन सा बॉन्ड है, ये है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को देखिए, जब भी कोई एक बॉन्ड बनता है तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो यहाँ पे दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन्स जेड का, एक इलेक्ट्रॉन्स कार्बन का। अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जिसने बॉन्ड बनाया है, उस इलेक्ट्रॉन्स को आप बोल सकते हो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट वो करेगा जिसका En ज्यादा होगा। तो यहां पे अगर आप देखें तो कार्बन का En जब ज्यादा बताया गया है तो आप ऑब्वियसली सिंपल सी बात है
जब कार्बन का En ज्यादा है तो कार्बन इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बोलो या फिर इसको शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलो, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब अट्रैक्ट करेगा तो इस पर डेल नेगेटिव आएगा और जेड पाएगा डेल प्लस। कहने का मतलब ये डेल का मतलब है ये पार्शियल चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो देखिए जब मैं बॉन्ड ब्रेक करने जा रहा हूं तो सबसे पहले आप देखेंगे इस बॉन्ड पे पोलैरिटी क्या है। इसमें बॉन्ड पे पोलैरिटी ये है, और पोलैरिटी कैसे आई है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से आई है। और जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हालांकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर को अपनी तरफ ले जाएगा पूरा, क्योंकि बॉन्ड तो ब्रेक करना है मुझे, और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना है, या तो इस तरफ हो या फिर इस तरफ हो। तो आप खुद सोच के बताइए इस इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफर किस तरफ हो सकता है, इस कार्बन की तरफ। क्यों? क्योंकि ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑलरेडी इस पे क्या आ चुका है, पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कार्बन के पास आ जाएगा, जिसको मैं नोटेशन दे रहा हूं नेगेटिव बना के। नेगेटिव का मतलब एज ए दो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड में थे वो आ गए किसके पास, कार्बन के पास। और जेड की बात करें तो जेड पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जेड से इलेक्ट्रॉन्स ले लिए गए पूरे। देखिए जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो कार्बन ने ले लिए, तो जेड के पास कुछ रहा क्या? नहीं, तो जेड पे चार्ज कौन सा दोगे आप, पॉजिटिव दोगे। तो यहां पे आप अगर ध्यान से देखें, ये जो स्पीसीज बनी है मेरे पास में, इस स्पीसीज के पास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? देखिए एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, और नेगेटिव मतलब कितना, कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए थे इसने, 2 और, तो 2, 4, 6 और 2, 8, मतलब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ये देखिए ये जो स्पीसीज बनी है, ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है। और मैं अगर आपसे बोलूं इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। नेगेटिव का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इनका पेयर क्या कहलाता है, आपका लोन पेयर कहलाता है। तो 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर मिला के जो हाइब्रिडेशन बनेगा वो बनेगा sp3। और शेप आप केमिकल बॉन्डिंग में देख सकते हैं, शेप इसका होता है कौन सा, पिरामिडल। पिरामिडल क्यों? क्योंकि ये आप देख रहे हैं एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, शेप कौन से आता है, पिरामिडल। ऐसी स्पीसीज जो बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान बनेगी, मतलब सी नेगेटिव वाली, इस स्पीसीज को आप बोलोगे ये है आपके पास कार्ब एनाइंस। कार्ब एनाइंस आपने सुना होगा इसके बारे में, तो यहां आपने देख लिया ये कार्ब एनाइंस है मेरे पास में। ठीक है, चलिए दूसरे केस पे हम नजर मारते हैं। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा जेड की अगर हो, ठीक है, आप एज्यूम करिए अगर जेड का En ज्यादा होता तो जेड के पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होती, ज्यादा होती। तो यहाँ पे जेड जो है वो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता। और यहाँ देखिए, यहाँ आपको जो बॉन्ड में पोलैरिटी दिखाई देती वो किस तरह दिखाई देती, जेड पे डेल नेगेटिव आता, सी पे डेल प्लस आता। ऐसा क्यों? इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कौन खींचेगा, जेड खींचेगा। क्यों? क्योंकि जेड की En क्या है, ज्यादा है। तो जेड पे डेल नेगेटिव, सी पे क्या, डेल प्लस। और जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है बीच में, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो या तो जेड की तरफ जाएंगे या फिर कार्बन की तरफ जाएंगे। क्योंकि जेड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स था वो जेड की तरफ स्लाइड हो चुका है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग पे वो जेड के पास चला जाएगा। और जब जेड के पास चला जाएगा तो देखिए यहाँ पे कार्बन पाएगा प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कौन ले गया, जेड ले गया, और जेड पे आएगा नेगेटिव। ये देखिए, ठीक है, मुझे मतलब है इस स्पीसीज से, ये जो स्पीसीज मेरे पास है, इस स्पीसीज के बारे में हम बात करें तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं शेयरिंग में, तो आप काउंट करिए 2, 4 और 2, 6। पॉजिटिव का मतलब नथिंग होता है, कुछ भी नहीं। तो यहां पे हम बोल सकते हैं इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। और हाइब्रिडेशन कौन से आएगा, 3 बॉन्ड पेयर हाइब्रिडेशन जाता है sp2। और जब 3 बॉन्ड पेयर होते हैं तो इसका शेप आप क्या बोलोगे, प्लेनर शेप, ये प्लेनर शेप। और ऐसी स्पीसीज को आप बोलोगे आगे से कार्बोकेटाइंस, ये कार्बोकेटाइंस।
तो जहां तक आप देख पा रहे हो, मैंने कोई हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव लिया, एज ए जो भी लिया मैंने, इसमें जब बॉन्ड ब्रेकिंग करी मैंने, तो मेरे पास एक बार कार्बेनाइंस बना या फिर मेरे पास कार्ब केटाइंस बन सकता है। ये डिपेंड किस पे करेगा कि कौन कब बनेगा, ये डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है, उस कार्बन की या कार्बन से जुड़े ग्रुप की। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है, तीसरे केस में देखिएगा, ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन और जेड की लगभग बराबर हो जाए। तो आप खुद ही समझदार हो, अगर कार्बन जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर हुई तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कोई भी अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा, क्योंकि दोनों का ईएन क्या है, लगभग इक्वल। और जब इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कोई अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो देखिए जो पार्शियल चार्ज डेवलप होते थे, वो पार्शियल चार्ज डेवलप क्यों होते थे, वो इलेक्ट्रॉन्स के अट्रैक्शन से होते थे। बट यहां तो ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि दोनों का ईएन बराबर है, तो चार्ज कितना रहेगा इस पे, डेल जीरो कर दीजिए, डेल जीरो। हालांकि डेल जीरो कुछ होता नहीं है, ये मैं बस केवल आपको डिफाइन करने के लिए बता रहा हूं कि इस पे चार्ज कुछ भी नहीं है, जीरो चार्ज है। और जब इसका बॉन्ड ब्रेक करना ही है, आपको बॉन्ड ब्रेक करना ही है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो कौन लेके जाए, क्योंकि ना तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ना ही ये आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये दोनों क्या करेंगे, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर लेंगे आपस में। तो कहने का मतलब है, ये देखिए कैसी स्पीशीज बनने वाली है, इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, जिसको आप ऐसे बना लीजिए, और जेड के पास भी एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ये देखिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, या जो मैं लिख रहा हूं मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, ये देखिए जो आपने बॉन्ड ब्रेकिंग करी, इस सी पर एक इलेक्ट्रॉन आया और जेड पे भी एक इलेक्ट्रॉन आया। एक इलेक्ट्रॉन्स को आप हमेशा किससे डिफाइन करेंगे, देखिए जो एक इलेक्ट्रॉन्स को अगर आपको डिफाइन करना है तो उसको रेडिकल से करना है। ये जो मैं डॉट लगा रहा हूं उसका मतलब रेडिकल्स होता है, ठीक है, रेडिकल्स। और अब आप देखिए इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं, 2 4 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडेशन यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर, दो बॉन्ड पेयर और तीन बॉन्ड पेयर। तीन बॉन्ड पेयर क्या बनेगा, sp2 बनेगा। अब देखिए आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर ये रेडिकल्स को आपने हाइब्रिडेशन में काउंट क्यों नहीं करा। देखिए इसका भी एक रूल होता है, केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया जाता है, ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में अगर कार्बन से अटैच एटम, कार्बन से जो अटैच एटम है, अगर वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो इस रेडिकल को आपको हाइब्रिडेशन में काउंट करना पड़ेगा। क्योंकि हम ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको मैंने हाइड्रोकार्बन का नाम दिया है, तो यहाँ पे जनरली H H H ही रहा होगा। H क्योंकि लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किसके कंपेयर में, कार्बन के कंपेयर में, इसीलिए मैं इस रेडिकल को हाइब्रिडेशन में कैलकुलेट नहीं कर रहा। तो इसलिए 1 2 3 बॉन्ड पेयर क्या बनेगा, sp2 हाइब्रिडेशन बनेगा, और शेप इसका आप प्लेनर बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसी स्पीसीज को आप क्या बोलेंगे, ऐसी स्पीसीज होगी आपके पास कार्बन फ्री रेडिकल। ये देखिए, तो यहाँ पे इन द सेंस में अगर बात करूं पूरा ये लिखने के बाद में, तो मेरे पास में रिएक्शंस जब मैं करवाता हूं तो रिएक्शंस कराने के दौरान मेरे पास तीन तरह की स्पीसीज मिल सकती हैं। वो डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। एक स्पीसीज कार्बोकेटाइंस मिल सकती है, एक स्पीसीज कार्बोनाइंस मिल सकती है, और एक स्पीसीज कौन सी मिल सकती है, कार्बन फ्री रेडिकल्स मिल सकती है। ये तीनों स्पीसीज बॉन्ड ब्रेकिंग होने के बाद मिली है। ठीक है, ये जो आपने हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव लिया होगा, इस पे अटैक हुआ होगा, और जब अटैक हुआ होगा तो ये तीन स्पीसीज आपको मिली, और इन तीन स्पीसीज को कार्बोकेटाइंस, कार्बेनाइंस और कार्बन फ्री रेडिकल्स, इन स्पीसीज को आप क्या बोलोगे आगे से, ये होते हैं आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट, मतलब रिएक्शंस के बीच में बने हैं आपके, ये है रिएक्शन इंटरमीडिएट, याद रखिएगा आगे से। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूं इसको आगे।
ये देखिए, हम जो बात कर रहे थे बेसिक्स में कि रिएक्शन इंटरमीडिएट जो हमें पढ़ने हैं उसके बारे में बताया मैंने आपको, या तो C+ हो सकता है कार्बोकेटाइंस, या फिर C- नेगेटिव हो सकता है जिसको आप कार्बोनाइंस बोलोगे, या C रेडिकल बोलोगे। जैसे कि आपने देखा कार्बोकेटाइंस के पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, कार्बोनाइंस के पास में शेयरिंग में कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, और कार्ब रेडिकल के पास में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, तो इन रिएक्शन इंटरमीडिएट में मैं अगर आपसे बात करूं कि इसमें इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट कौन सा है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट किसके बेसिस पे बताओगे आप? हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, जिनका ऑक्टेट पूरा होता है वो एफिशिएंट बोले जाते हैं, और जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है वो डेफिशिएंट बोले जाते हैं। तो यहां पर ऑक्टेट किसका पूरा दिख रहा है मुझे? कार्बोनाइंस का। तो ये होता है मेरे पास इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, मतलब ये एफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन उसके पास में सफिशिएंट है ऐसे। और अगर मैं बात करूं कार्बोकेटाइंस और कार्बो रेडिकल्स की, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, चाहकर भी अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर पा रही। और जब ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा तो आप बोल सकते हो ये कौन से होंगे? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। ठीक है, आपको इस चैप्टर में, जीओसी चैप्टर में जो इफेक्ट्स पढ़ने हैं वो इफेक्ट्स इनको स्टेबल करेंगे, इन रिएक्शन इंटरमीडिएट को स्टेबल करेंगे। जिस जिस रिएक्शन में ये बनेंगे आपके, इन तीनों में से कुछ भी बन सकता है, जिस भी रिएक्शंस में बनेंगे ये, तो आपको उसमें देखना पड़ेगा इन स्पीसीज के अराउंड कौन कौन से इफेक्ट लग रहे हैं, और वो इफेक्ट इनको स्टेबल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर स्टेबल कर रहे हैं तो रिएक्शंस की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, और वहां पे आप रिएक्टिविटी कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों को ये बेसिक्स समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे आगे चलने जा रहा हूँ, और इसमें अपना पहला टॉपिक लेके आऊंगा मैं, कौन सा? इफेक्ट्स। ठीक है, इफेक्ट्स में भी हम स्टार्ट करेंगे आज। पहला टॉपिक होगा इंडक्टिव इफेक्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अगर मैं यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं, ठीक है, तो बच्चों के मन में कई बार इसकी जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन से बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर ये इंडक्टिव इफेक्ट होता है क्या एक्चुअल में। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट की प्योर डेफिनेशन है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स किस में मिलेगा? सिग्मा बॉन्ड में। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन। तो याद रखिएगा, इसका सिर्फ एक ही डेफिनेशन है जो माइंड में रखना आप लोगों को, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन। देखिए, ट्रांसफर होना एक अलग चीज होती है। ट्रांसफर का मतलब है ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन्स और दूसरी जगह पहुंच गया, डीलोकलाइज हो गया इलेक्ट्रॉन्स। और अट्रैक्शन रिपल्शन का मतलब है, अट्रैक्शन का मतलब है वो अपनी पोजीशन से बस स्लाइड होगा आपकी तरफ या फिर रिपेल होगा मेरी तरफ। तो कहने का मतलब है इन द सेंस, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन है, नॉट ट्रांसफर। ये ट्रांसफर नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन रिपल्शन होता है। इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें, ठीक है, तो ये डिपेंड ऑन बॉन्ड पोलैरिटी। ये बॉन्ड पोलैरिटी पे डिपेंड करेगा, ये बॉन्ड पोलैरिटी पे डिपेंड करेगा। तो चलिए एक काम करते हैं, ये इंडक्टिव इफेक्ट है क्या मैं डिटेल में आपको बताया था। ठीक है ना, एक एग्जांपल के थ्रू। तो यहां पे मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं, ये एग्जांपल देखेगा। ये कार्बन चेन मेरे पास है, और इस कार्बन चेन से मैं फ्लोरीन ऐड कर देता हूं। ठीक, चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे हम इस एग्जांपल में कार्बन चेन जो मेरे पास है, इस कार्बन चेन से मैं सिलिकॉन ऐड कर देता हूं। इस कार्बन चेन से मैंने सिलिकॉन ऐड कर दिया, इस कार्बन चेन से मैंने फ्लोरीन ऐड किया, उस कार्बन चेन से मैंने सिलिकॉन ऐड किया। आपको पता होगा ये जो फ्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है मेरे पास में, ठीक है, मैं इस केस की बात कर रहा हूं अभी, इस पे ध्यान से देखिएगा। फ्लोरीन जो ग्रुप लगा हुआ है किससे अटैच है? कार्बन से। और कार्बन और फ्लोरीन में अगर ईएन का मैं डिफरेंस देखूं,
तो कार्बन का EN होता है 2.5, फ्लोरीन का होता है 4.0। ये याद होगा आपको, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसका EN 4.0 है, कार्बन का कितना है 2.5। दोनों में बॉन्ड की पोलैरिटी है। पोलैरिटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होगा या अट्रैक्ट होगा, मतलब स्लाइड होगा इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन जब स्लाइड होगा तो पार्शियल चार्ज आएंगे, जैसे कि आपने कुछ देर पहले रिएक्शन इंटरमीडिएट में देखा था, ठीक है ना। तो यहां पे हम बात करें, ये आपके पास कौन सा बॉन्ड है, ये बॉन्ड है आपके पास सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिग्मा बॉन्ड में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स या आप बोल सकते हो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको अपनी तरफ कौन अट्रैक्ट करेगा, फ्लोरीन करेगा। और फ्लोरीन अगर अट्रैक्ट करेगा तो ऐसा आप तीर लगाइए, ये एरो लगाया मैंने इस तरह का, क्योंकि फ्लोरीन खींच रहा है, तो फ्लोरीन पे चार्ज आएगा डेल नेगेटिव और कार्बन पाएगा डेल प्लस। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं कंप्लीट नेगेटिव और कंप्लीट प्लस क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि यहां पे बॉन्ड ब्रेक नहीं करा गया है। अगर बॉन्ड ब्रेक होता तब कंप्लीट प्लस और कंप्लीट नेगेटिव आता। यहां केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को खींचा गया है। किसने खींचा है, फ्लोरीन ने। क्यों खींचा है, क्योंकि इसकी EN ज्यादा है, इसलिए इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे कितना आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा। और देखिए ये जो ग्रुप मेरे पास फ्लोरीन है, अगर इसने इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स खींचा अपनी तरफ, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचा है, तो कार्बन पे डेल प्लस आया, मतलब इसके पास डेफिशिएंसी बढ़ी। और ये इफेक्ट जो है वो पीछे जो लगे कार्बन है उन पे भी थोड़ा इफेक्ट चलता है। ठीक है, आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ, एक लॉजिकल वे में बताता हूं आप लोगों को। जैसे कि एक ट्रेन होती है, ट्रेन के आगे इंजन लगा होता है। जब भी इंजन एकदम से मूव करता है तो ट्रेन की पहली बोगी दूसरी बोगी पे कम इफेक्ट होता है, तीसरी बोगी पे और कम इफेक्ट होता है, फोर्थ बोगी या 5 बोगी जो होती है उसकी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो कहने का मतलब यही है, अगर फ्लोरीन यहां से मूव किया, खींचा, इलेक्ट्रॉन्स खींचा, तो यहां पे कार्बन पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि पहला कार्बन है, और उससे पीछे जो कार्बन है उस पर बहुत नेग्लिजिबल या बहुत कम इफेक्ट पड़ते हैं। और 3 कार्बन के बाद, ये 3 जो कार्बन है, इसके बाद पीछे वाले कार्बन पे कोई इफेक्ट नहीं होंगे। तो पहली बात तो मेरे पास ये निकल के आई है बाहर कि ये लिमिटेड होता है, लिमिटेड अप टू 3 कार्बन। ये 3 कार्बन तक लिमिटेड हुआ है इफेक्ट्स। ठीक है, और आप इस ग्रुप को देख के बताओ, ये जो फ्लोरीन ग्रुप मेरे पास है, ये फ्लोरीन ग्रुप, ठीक है, इस ग्रुप ने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया या फिर रिपेल किया। आप बोलोगे सर अट्रैक्शन में दिया, तो कहने का मतलब हम बोल सकते हैं ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने वाला, खींचने वाला। तो आप आगे से बोलोगे सर ये EWG ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, खींचने वाला। और इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को आप बोलोगे -I। तो आगे से याद रखिए, वो ग्रुप जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और कार्बन चेन से अटैच हो, ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और कार्बन चेन से अटैच हो, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं, जिससे इन पे डेल नेगेटिव आता है। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हो आप, -I। और इनके इफेक्ट्स केवल अप टू 3 चेन, जो 3 कार्बन मेरे पास है वहां तक ही वैलिड होते हैं। तो यहां पे मैं एक और बात बोल सकता हूं, यहां पे ये जो मेरा -I इफेक्ट था, ये -I इफेक्ट 1 डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। ये -I इफेक्ट सबसे ज्यादा किस पे लगा, फर्स्ट कार्बन पे, दूसरे कार्बन में थोड़ा कम हुआ और तीसरे कार्बन में सबसे कम हो गया। तो यहाँ पे आई इफेक्ट के बारे में मैंने बताया था आपको, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन। अभी फिलहाल क्या हुआ है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन, इस ग्रुप ने अट्रैक्शन किया है। और ये डिपेंड किस पे कर रहा था, बॉन्ड पोलैरिटी पर। यहाँ बॉन्ड में पोलैरिटी थी, यहाँ EN में डिफरेंस था, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ये इफेक्ट कौन सा हुआ, I इफेक्ट। I में भी कौन सा, -I। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरे एग्जांपल की। ये कार्बन चेन है, उससे जो ग्रुप जुड़ा है, सिलिकॉन जुड़ा हुआ है, ये भी बॉन्ड पोलैरिटी को शो करेगा। कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है, फिर जर्मेनियम। और पता होगा आप अगर टॉप से बॉटम आओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डिक्रीज होती जाती है। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर 2.5 है तो सिलिकॉन की 2.0, देखिए अप्रोक्सीमेटली है 2.0। एक्चुअल में क्या होती है पूरी वो मुझे याद नहीं है, तो मैं 2.0 ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कम ही होगी 2.0, 2.1। ठीक है, तो 2.0 मैंने एज्यूम कर लिया यहाँ पे।
अब यहाँ पे ये कौन सा बॉन्ड है आपके पास, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में कौन सा इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा बॉन्ड में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को कौन अपनी तरफ खींचेगा, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन। तो अगर ये खींचेगा तो डायरेक्शन आपको ऐसे देना पड़ेगा, और जब डायरेक्शन आप ऐसा दोगे क्योंकि इसने खींचा, तो इस कार्बन पे आएगा डेल नेगेटिव और सिलिकॉन पे क्या आएगा, डेल प्लस। क्योंकि इस कार्बन के पीछे भी कुछ कार्बन हैं तो उन पे भी कुछ हल्का सा इफेक्ट पड़ेगा, डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव। कहां तक, 3 कार्बन तक बस, ठीक है। अब ये जो आई इफेक्ट होता है, ये आई इफेक्ट कार्बन चेन पे लगता है, कार्बन चेन पे अप्लाई करते हैं, और कार्बन चेन पे अप्लाई कौन करता है, ये ग्रुप्स करते हैं। तो यहां पे हम बात करें तो कार्बन चेन से ये रहा, और इस चेन पे कौन इफेक्ट अप्लाई कर रहा है, ये ग्रुप, सिलिकॉन ग्रुप। तो सिलिकॉन ग्रुप की अगर मैं बात करूं, ये देखिए मैं सर्किल किया सिलिकॉन को, तो आप इसकी तरफ आके सोचिए, ये सिलिकॉन जो ग्रुप है मेरे पास, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है या फिर रिपेल कर रहा है। देखिए आप डायरेक्शन देखिए, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ स्लाइड हो रहा है, इसका मतलब ये है सिलिकॉन ग्रुप से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है। तो यहां पे आप बोल सकते हो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप मेरा इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप हो सकता है, कौन सा, ERG। और जो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं वो ग्रुप होते हैं मेरे पास कौन से, प्लस आई, ठीक है। और यहां पे एक चीज तो क्लियर हो रही है आपके माइंड में कि सर इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करना किसका काम हो सकता है, जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। क्योंकि देखिए लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से ही जो कार्बन चेन है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वो खींचेगी। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि ये जो प्लस आई है मेरे पास, वो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले होने चाहिए, ठीक है। तो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करे वो मेरे पास माइनस आई, और जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करे दैट इज द प्लस आई। 2 तरह के इफेक्ट होते हैं इंडक्टिव में, कौन से, माइनस आई और प्लस आई। ये इफेक्ट भी आपको दिख रहा होगा, ये इफेक्ट भी आपका लिमिटेड कहां तक होगा, लिमिटेड अप टू 3 कार्बन, ये भी 3 कार्बन तक लिमिटेड है। और अगर बात करें इसमें आई इफेक्ट की, तो प्लस आई इफेक्ट भी किस पे डिपेंड करेगा, ये भी डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, वो भी कैसा, इनवर्सली। ये कार्बन की डिस्टेंस क्लोज है तो इस पे ज्यादा इफेक्ट, इस कार्बन पे कम हो गया इफेक्ट, इस कार्बन पे और कम हो गया इफेक्ट, ठीक है। तो यहां पे आपको समझ में आया बिल्कुल, ये आई इफेक्ट क्या था, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट ओनली केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन होता है, ठीक है। तो चलिए यहां पे हम थोड़ा आगे चलते हैं, इसमें ये इंडक्टिव इफेक्ट बता दिया मैंने आप लोगों को, देखते हैं। अब देखिए, अब अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं मैं, आई इफेक्ट की, ठीक है। तो आई इफेक्ट में ये जो इफेक्ट है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट को स्टेबल करने का काम आते हैं। कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा उसको ये कितना स्टेबल करेंगे, तो ये इफेक्ट देखे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात कर लेता हूं। रिएक्शन इंटरमीडिएट, अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करूं मैं, तो सबसे पहले मैं कार्बोकेटाइंस और कार्बोरेडिकल्स लेके देखता हूं। ये कार्बोकेटाइंस और कार्बोरेडिकल दोनों साथ में इसलिए लिए हैं क्योंकि दोनों ही डेफिशिएंट होते हैं, ये दोनों ही डेफिशिएंट हैं, कार्बोकेटाइंस और कार्बोरेडिकल्स। इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स और इसके पास कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इन डेफिशिएंट रिएक्शन इंटरमीडिएट से अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, और वो ग्रुप कौन सा है, वो ग्रुप है माइनस आई। देखिए ग्रुप देख के आप पहचान सकते हैं वो प्लस आई होगा या माइनस आई होगा। ये ग्रुप अगर मान लीजिए माइनस आई है, ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, इस सिग्मा बॉन्ड से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन देखिए, अगर इन इंटरमीडिएट से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है आपके पास में, वो ग्रुप कौन सा, प्लस आई वाला, ठीक है। वो ग्रुप अगर जुड़ा हुआ आपके पास प्लस आई वाला, तो ये सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन से उसको अट्रैक्शन नहीं, उसको रिपेल करेगा। उसको अगर रिपेल करेगा, ठीक है, तो आप देख के बताइए कार्बोकेटाइंस और कार्बोरेडिकल्स, ठीक है,
इससे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को खींचा गया और इस पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को दिया गया। इस डेफिशिएंट वालों की स्टेबिलिटी कौन बढ़ा रहा है? इन डेफिशिएंट वालों की स्टेबिलिटी कौन बढ़ा रहा है? ये माइनस आई वाला या प्लस आई वाला? डेफिशिएंट वालों से अगर आप सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और खींच लेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स और खींचेंगे, तो उनकी डेफिशिएंसी बढ़ेगी, तो उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डाउन। तो इससे अच्छा तो ये है ना कि किसी डेफिशिएंट इंटरमीडिएट्स को आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स दें, मतलब जो मेरे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है उसको रिपेल करें उनकी तरफ, ताकि उन पे क्या होगा? डेफिशिएंसी कम होगी। तो यहां पे आप बोल सकते हैं ये जो माइनस आई है ये स्टेबिलिटी डिक्रीज करेंगे, जबकि प्लस आई क्या कर रहे हैं? प्लस आई सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे हैं, मतलब उस तरफ डोनेट कर रहे हैं। तो इनकी जो डेफिशिएंसी है कुछ हद तक कम होती जाएगी। तो यहां पे आप बोलोगे जो इनकी स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट में जब भी कार्ब कैटायंस और कार्ब रेडिकल्स आपको दिखें तो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ाने वाला कौन होगा? प्लस आई। और इनकी स्टेबिलिटी कम करने वाला कौन होगा? माइनस आई। ठीक है। तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी अरेंज करो, तो वहां पे आप देखेगा अगर प्लस आई ग्रुप जुड़ रहा है तो वो स्टेबल ज्यादा करेगा, और जहां माइनस आई ग्रुप जुड़ेगा वो स्टेबिलिटी कम करेगा। ठीक है। अब अगर मान लीजिए रिएक्शन इंटरमीडिएट मेरे पास कार्ब एनायंस है। कार्ब एनायंस मैंने बताया था आप लोगों को, कार्ब एनायंस मेरे पास एफिशिएंट होता है। अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट मेरे पास कार्ब एनायंस है और कार्ब एनायंस से दो ग्रुप जुड़े हुए हैं मेरे पास, ये देखिए जी ग्रुप और दूसरा भी मेरे पास जी ग्रुप। अगर ये ग्रुप मेरे पास प्लस आई है और ये ग्रुप मेरे पास माइनस आई है, ठीक है, प्लस आई इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग होता है और माइनस आई सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है मेरी तरफ। ठीक है। अब यहां पे आप बताइए जो एफिशिएंट है कार्ब एनायंस, अगर उसको आप सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स दोगे, अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स दोगे, देने का मतलब है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन रिपेल करना, ये इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स इस तरफ जा रहा है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जब कार्ब एनायंस की तरफ जाएगा तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और कार्ब एनायंस दोनों नेगेटिव के बीच में क्या होगा? रिपल्शन हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव है कार्ब एनायंस। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। वो जब इस तरफ स्लाइड होंगे तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स और इस नेगेटिव के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्लस आई मेरा है वो प्लस आई इन कार्ब एनायंस की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, और जो माइनस आई ग्रुप है, ये माइनस आई ग्रुप है एफिशिएंट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। ठीक है। तो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। ये देखिए। ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं जब भी कार्ब कैटायंस और कार्ब रेडिकल्स आए, इनकी स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा? प्लस आई। और कौन डिक्रीज करेगा? माइनस आई। और जब कभी आपके पास कार्ब एनायंस आए, इनकी स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा? इनकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा कौन? माइनस आई। और इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज कौन करेगा? प्लस आई। ठीक है। तो यहां पे जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं उनकी स्टेबिलिटी में कैसे ही अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, प्लस आई माइनस आई, वो आपने देखा। अभी प्लस आई माइनस आई ये होते हैं क्या, वो तो हमने देखा, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? क्योंकि देखो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स मेरे पास फ्लोरीन भी है, ऑक्सीजन भी है, एन भी है, या मल्टीपल पोलर बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। तो किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी माइनस आई में, या फिर प्लस आई में किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? तो उनका एक ऑर्डर अरेंज होता है, उस ऑर्डर का भी एक लॉजिक होता है, वो लॉजिक आपको बताऊंगा मैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनकी सीरीज लिखवाऊंगा, आई की, प्लस आई और माइनस आई की, और उसके बाद में हम देखेंगे कि कार्ब कैटायंस और कार्ब एनायंस और कार्ब रेडिकल को ये किस तरह स्टेबल करते हैं। ठीक है। जब तक आप यहाँ पे स्टडी करिए इतना।